हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है राज्यसभा। यूनियन पार्लियामेंट का पार्ट है जिसको हम कर रहे हैं। इससे पहले जो हमने करा था वो था लोकसभा। आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं राज्यसभा। ठीक है, इसको आप अपर हाउस भी कहते हैं, अपर हाउस भी कहा जाता है इसे। इसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ काउंसिल ऑफ स्टेट क्योंकि रिप्रेजेंटेशन जो होता है राज्यसभा में वो स्टेट का होता है। ठीक है, जो लोकसभा में है वो लोगों को रिप्रेजेंट करता है, पीपल को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन राज्यसभा जो है वो हाउस जो है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इस वीडियो के अंदर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कंपोजिशन, पावर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, किस तरीके से हाउस चलता है। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, तो बढ़ते हैं आगे। तो ये हमारा राज्यसभा। राज्यसभा को सेकेंड चैम्बर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट भी कहा जाता है। और जैसे कि लोकसभा में आपने पढ़ा था कि लोकसभा 5 इयर्स के लिए होती है, लेकिन लोकसभा को डिसॉल्व किया जाता है। ठीक है, लोकसभा इज सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन। ठीक है, वो डिसॉल्व करी जा सकती है। डिसॉल्व कौन करता है? प्रेसिडेंट। लेकिन राज्यसभा के केस में ऐसा नहीं है। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है और इसको डिसॉल्व करने की पावर किसी के पास भी नहीं अवेलेबल है। ठीक है, यानी राज्यसभा चलता रहेगा। राज्यसभा को डिसोल्यूशन का कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको नहीं दिखेगा कि राज्यसभा जो है वो भंग करी गई है। ठीक है, कंपोजिशन राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं। जो प्रेजेंट मेंबरशिप है राज्यसभा की वो है 245 की। ठीक है, लेकिन जो टोटल मेंबरशिप है वो 250 है। अगर प्रेजेंट मेंबरशिप आएगी तो 245 आप नंबर याद रखेंगे। यहाँ दो टाइप के मेंबर होते हैं, एक होते हैं नॉमिनेटेड, एक होते हैं इलेक्टेड। ठीक है, इसमें आपके 238 मेंबर्स को इलेक्टेड मेंबर्स कहा जाता है और 12 मेंबर्स को आप कहते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स हम आगे चल के कवर अप करेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट होते हैं, कौन इनको भेजता है, कहाँ इनका इलेक्शन होता है। हम फिलहाल इसको कवर अप करने जा रहे हैं। जो ये 12 मेंबर हैं ये नॉमिनेट करे जाते हैं और इनको नॉमिनेट करके भेजता है आपका प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट राइट रखता है इस नॉमिनेशन का। The nominated members are 12 in number. They are nominated by the president from among the person. किनको भेजा जाता है नॉमिनेट करके? नॉमिनेट करके भेजा जाता है स्पेशल फील्ड से। ठीक है, अब वो फील्ड क्या है? आपके लिटरेचर हो सकता है, साइंस हो सकता है, आर्ट हो सकता है, सोशल सर्विस हो सकता है, इसके अलावा भी कोई भी फील्ड हो सकता है। यानी जब रिप्रेजेंटेशन चाहिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सचिन तेंदुलकर का। सचिन तेंदुलकर आपका राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं। अब सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के मेंबर हैं तो सचिन तेंदुलकर को क्या पता है पॉलिटिक्स के बारे में? सचिन तेंदुलकर को तो अपना क्रिकेट का पता है। ठीक है, तो पॉलिटिक्स का तो उनको कुछ पता नहीं है। उन्हें नहीं पता है कि भाई उनके स्टेट में क्या है। उन्हें कोई उस चीज से बहुत ज्यादा उन्हें नहीं पता होगा। ठीक है, क्योंकि वो तो अपना गेम में बिजी रहते हैं। तो सचिन तेंदुलकर अगर राज्यसभा आते हैं तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहने वाला है? उनका कंट्रीब्यूशन रहने वाला है किस चीज को लेकर? उनका कंट्रीब्यूशन रहने वाला है क्रिकेट को लेकर, यानी स्पोर्ट्स को लेकर। ठीक है, वो एक स्पोर्ट्स में एक एथलीट को होने वाली, ये जो प्लेयर्स हैं इनको होने वाली प्रॉब्लम्स, क्या फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट है, क्या ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है ताकि जो है बेटर एथलीट निकल सके, ये चीजें सचिन तेंदुलकर कर सकते हैं। लेकिन सचिन तेंदुलकर बाकी चीजें शायद इतना अच्छे से नहीं समझ सकते होंगे, तो इसीलिए स्पेशल फील्ड से लोग भेजे जाते हैं। प्रेसिडेंट इनको नॉमिनेट करके भेजता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं पास्ट में जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। रेखा जो फिल्म एक्ट्रेस हैं, ठीक है, ये जा चुकी हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिन्हें राज्यसभा का मेंबर जो है बनाया गया था। ठीक है, अब रेखा जाएंगे तो क्या बताएंगे वहाँ? वो बताएंगे भाई सिनेमा से रिलेटेड किस तरीके से चीज़ें हो सकती है। मतलब एक ऐसा ओपिनियन लेके आएंगे जो और लोगों के लिए समझना शायद बाहर से थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसीलिए
राज्यसभा में मैंने आपको कहा कि दो तरीके के लोग होते हैं। यहाँ पर ये जो लोग हैं 12, ये होते हैं स्पेशल फील्ड से आए हुए लोग, जिनका की काम होता है राज्यसभा को उस प्रॉपर फील्ड के बारे में थोड़ा सा अवेयर करना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। ठीक है, अब जैसे कि आपका लोकसभा के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से वहाँ सेंसस के बेसिस पर, जो मैंने आपको बताया था 1971 यानी 1971 पे हमने फ्रीज करा हुआ है। ठीक है, यानी जो पॉपुलेशन के बेसिस पर भी जो आपके मेंबर्स हैं, ये आज की पॉपुलेशन के बेसिस पे नहीं है, 1971 के बेसिस पर ये सारे मेंबर्स जा रहे हैं लोकसभा राज्यसभा। तो उसी तरीके से यहाँ भी है, राज्यसभा में जो आप सीट्स दे सकते हैं सबसे ज़्यादा जो अगर पॉपुलेशन के बेसिस पर होगा तो हमेशा उत्तर प्रदेश ही आएगा। उत्तर प्रदेश में क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है तो सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ मेंबर्स राज्यसभा के जाते हैं वो उत्तर प्रदेश से जाते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये इस तरीके से चलते हैं। बहुत सारी ऐसी भी जगह होंगी जहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, क्योंकि जब सेंसस 1971 का रहा होगा वहाँ सीट्स इतनी पॉपुलेशन इतनी कम रही होगी कि एक सीट देना वहाँ पे वैलिड नहीं रहा, तो ऐसा भी हुआ है। ठीक है, अभी जब नया सेंसस लगेगा, अभी क्योंकि डिलिमिटेशन आने वाला है 2029 तक आ जाएगा, तो उस टाइम पे जो सीट्स हैं उनमें आपको थोड़ा सा बदलाव यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। क्वालिफिकेशन देखते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है। तो लगभग सेम क्वालिफिकेशन है जो आपको लोकसभा के अंदर चाहिए होती है, वही आपको राज्यसभा के अंदर भी चाहिए होती है। तो पहली जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर है वो एज इट इज है कि भाई हमें क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, यानी भारत का नागरिक होना जरूरी है पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए। ठीक है, सेकेंड, मस्ट नॉट बी लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज, 30 साल से छोटा नहीं होना चाहिए, यानी 30 ईयर्स से कम उम्र का कोई भी राज्यसभा नहीं जा सकता है। ठीक है, ये जब आपने लोकसभा का केस पढ़ा होगा तो लोकसभा में ये एज 25 थी, यहाँ पर ये एज बढ़ के 30 हो जाती है, तो ये एक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। थर्ड है, अगर कुछ भी ऐसा, मस्ट possess सच एडिशनल क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ फ्रॉम टाइम टू टाइम, अगर टाइम के हिसाब से कुछ चेंजेस हो जाए और पार्लियामेंट एक नया एक्ट बना दे, एक नया कानून ले आए कि भाई ये क्वालिफिकेशन भी अब हमें चाहिए, तो ये ऐड होगी। यानी अगर पार्लियामेंट ने अभी कोई नया लॉ बना दिया, जैसे कि हमने उसमें भी बात करी थी कि भाई अगर ये बोला जाए कि भाई ग्रेजुएट होना इम्पॉर्टेंट है, जो क्वालिफिकेशन है मेंबर की उसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है, तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो जो भी मेंबर यहाँ राज्यसभा जाएगा तो उसका ग्रेजुएशन होना इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये चेंज हो सकता है टाइम टू टाइम। ठीक है, जैसे जैसे नए नए लॉ आते रहेंगे ये सारे उसमें मान लिए जाएंगे। ठीक है, अब राज्यसभा जो है, जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि भाई राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो एक स्टेट का होता है, लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो एक जगह का होता है। ठीक है, यानी लोगों का रिप्रेजेंटेशन होता है डायरेक्टली। राज्यसभा में ऐसा नहीं है, राज्यसभा के जो कैंडिडेट्स होते हैं ये एक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसीलिए क्या था कि राज्यसभा, अगर उत्तराखंड की कोई सीट से राज्यसभा जा रहा है तो वो उत्तराखंड का इंसान होना चाहिए। ठीक है, यानी उनका जो वोटर है वो उत्तराखंड में ही होना चाहिए, तभी जाके आप राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं। लेकिन अप्रैल 2003 में इस एक्ट को चेंज कर दिया गया और अब इन्होंने ऐसा कर दिया है कि भाई आप इंडिया में कहीं भी वोटर होंगे आप राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, it required that Rajya Sabha candidate should ordinarily be resident of the state or the union territory from where they are seeking election. This requirement was also removed in 2003. ठीक है, पहले ऐसे था कि जिस भी स्टेट से आप राज्यसभा के मेंबर बनने जा रहे हैं आपको उसी स्टेट का होना जरूरी है, अब ये नहीं है। और इसका एग्जाम्पल हमने देखा जब डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि जब आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे भारत के, और जब इनका सेकेंड टर्म था
2004 में जब इनका सेकंड टर्म आया, सॉरी 2009 में जब इनका सेकंड टर्म आया, तो वहां पर क्या देखा गया, वहां पर देखा गया कि ये अपनी सीट से इलेक्शन हार चुके थे और उसके बाद इन्होंने जो है राज्यसभा का मेंबर, आई थिंक गोवा से ये बने थे, इनका वहां से मेंबरशिप फाइल किया गया और इस तरीके से वो क्या बनने रहे, प्रधानमंत्री बने रहे। इससे आपको एक चीज और समझनी होगी कि कोई भी इलेक्शन हार चुका इंसान मिनिस्टर बन सकता है, तो बना, ऐसा ही सिनेरियो हमने देखा 2014 में, 2014 में जब एनडीए गवर्नमेंट में आई, बीजेपी गवर्नमेंट में आई, तो वहां पर अरुण जेटली जो थे वो प्रधानमंत्री, जब नरेंद्र मोदी बने थे तो अरुण जेटली को मिनिस्टर बनाया गया था, फाइनेंस मिनिस्टर भी ये रहे भारत के। तो आपने देखा कि अरुण जेटली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रहे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अरुण जेटली जो है वो अपना इलेक्शन हार गए थे और इलेक्शन हारने के बाद इनको फिर क्या करा गया, इनको राज्यसभा सीट दी गई। ऐसा क्या है रूल ये कि कोई भी जो इलेक्शन हार चुका है या इलेक्शन में उठा भी नहीं है वो मिनिस्टर बनाया जा सकता है और वो मिनिस्टर रह सकता है, लेकिन कब तक ये रह सकता है, मैक्सिमम 6 महीने तक। 6 महीने तक आप रह सकते हैं मिनिस्टर, ठीक है, हाउस के पार्ट नहीं, बिना मिनिस्टर रह सकते, के अंदर अंदर आपको हाउस का बनना होगा, अगर आप नहीं बन पाते आप मिनिस्टर नहीं कर सकते। ऐसा हमने उत्तराखंड में भी देखा, जब सेकंड टेन्योर आया पुष्कर सिंह धामी जो आपके प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है उत्तराखंड के, जब सेकंड टेन्योर इनका शुरू होता है, तो जब सेकंड टर्म ये अपना शुरू करते हैं, ये इलेक्शन हार गए थे, तो ये इलेक्शन हारे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पुष्कर सिंह धामी दोबारा बाईपोल्स कहते हैं इनको, जब दोबारा इलेक्शन होता है दोबारा उन्हें एक दूसरी सीट से जिता के लाया गया और तब जाकर पुष्कर सिंह धामी जो है वो एक वैलिड चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन तब तक वो चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू कर रहे थे, उन्हें रिजाइन देने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें बना दिया गया था चीफ मिनिस्टर, ठीक है, हालांकि वो अपनी सीट में तो थे नहीं, तो मेंबर तो थे नहीं हाउस के, लेकिन फिर भी वो चीफ मिनिस्टर रह सकते हैं, तो ऐसा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड क्या है, तो पहला ग्राउंड वही है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर कुछ ऑफिस का एग्जेम्पशन भी है राज्यसभा के केस में, ठीक है। अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए कोई भी पर्सन, यानी कोई भी पर्सन जो राज्यसभा जा रहा है वो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, यानी उनकी मेंटल स्टेट अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके वो राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए फिट माने जाएंगे। थर्ड है बीइंग एन इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने जो है इंसॉल्वेंट घोषित करा हुआ है यानी दिवालिया घोषित करा हुआ है, ठीक है, वो कोई फ्रॉड करके गए हैं। आपको मैंने लोकसभा के केस में एग्जाम्पल दिया है किस तरीके से कि इंसॉल्वेंट क्या होता है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था विजय माल्या का कि किस तरीके से उन्होंने कहा था कि भाई मेरे पास पैसे वापस करने के लिए नहीं है बैंकों के लोन के लिए, उन्होंने खुद को इंसॉल्वेंट घोषित करने की कोशिश करी थी, ठीक है। अगला है बीइंग एन एलियन, यानी एलियन नहीं होने चाहिए, ठीक है, एलियन इज जो सिटीजन नहीं है, ठीक है, कंट्री के। बीइंग डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का ऐसा कोई भी लॉ जो कि आपको मैंने क्वालिफिकेशन के अंडर में बताया था यहाँ पर कि क्वालिफिकेशन के अंडर में अगर भाई पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है कि इसको फुलफिल करना चाहिए, उसी तरीके से अगर कोई पार्लियामेंट लॉ बना देता है और कोई उसको फुलफिल नहीं करता है तो उस मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब चलते हैं अपनी, चलो ठीक है, चलिए तो चलते हैं अपनी स्लाइड की ओर। अब ये है हमारी, अगला जो इसमें आता है वो आता है मैनर ऑफ इलेक्शन, यानी इलेक्शन किस तरीके से कराए जाते हैं। देखिए राज्यसभा का जो इलेक्शन है ये थोड़ा सा एक डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। आप जो लोकसभा के इलेक्शन देखते हैं, लोकसभा के इलेक्शन में लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है, लोग वोट करते हैं, लोग अपनी मर्जी से चूज करते हैं लीडर
और तब आपका मेंबर ऑफ लोकसभा डिसाइड होता है। ठीक है, राज्यसभा में ऐसा नहीं। राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में जो इलेक्शन होता है, जो मेंबर आपने स्टेट असेंबली में चूज करके भेज रखे हैं, यानी राज्य सरकार जहाँ भी है, उत्तराखंड है फॉर एग्जांपल, यहाँ जो स्टेट असेंबली के पार्ट हैं, जो एमएलए हैं, विधायक जिनको आप कहते हैं, ये लोग वोट करते हैं। ठीक है, हर स्टेट में यही होता है। यहाँ से जो भी मेंबर जाएगा राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को, इसीलिए मैंने कहा था ना कि स्टेट का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होता है। तो मेंबरशिप कैसे चूज होती है? मेंबरशिप ऐसे होती है कि भाई आपका इस उत्तराखंड के हाउस में मान लीजिए बीजेपी और कांग्रेस का है, और मान लीजिए 50 मेंबर्स इनके हैं और 30 मेंबर इनके हैं। ठीक है, तो बेसिकली सीट डिवीजन पे होता है कि अगर यहाँ 3 लोग हैं राज्यसभा के लिए, अगर 3 सीट्स हैं, जैसे 3 सीट्स अगर राज्यसभा के लिए हैं, तो 3 में से 2 मान लीजिए इनको मिल जाएंगी, 1 इनको मिलेगा। ठीक, लेकिन ऐसे डिवीजन नहीं होता है कि 2 और 1 आप भेज लीजिए। जो भी राज्यसभा के लिए मेंबर उठेगा उनको वोटिंग कराई जाएगी, वोटिंग होगी आपकी स्टेट असेंबली के अंदर। जो भी जीतेगा, वे 2 और 1 तो मैंने आपको इस तरीके से बताया कि भाई क्योंकि 50 मेंबर इनके हैं तो भाई इनके 2 जाने चाहिए, इनका 30 है, इनका 1 जाएगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि 1 और 1 बहुत सेफली चला जाए और जो 1 मेंबर है वहां पर थोड़ा सा दिक्कत आ जाए, भाई क्रॉस वोटिंग भी होती है। तो इस तरीके से वोटिंग कराई जाती है। ठीक है, स्टेट असेंबली के अंदर वोट कराया जाएगा, जो भी जीतेगा वो राज्यसभा का मेंबर बन जाएगा। ठीक है, अब वोट कैसे होता है? ये होता है आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। ठीक है, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट के, यूटी के, ये पार्टिसिपेट करते हैं उसमें, और इस तरीके से वोटिंग होती है। ठीक है, अब ये 50 और 30 80 लोग हैं मान लीजिए, ये 80 लोग वोट करेंगे। इसमें प्रेफरेंस चूज करना होता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकेंड प्रेफरेंस, इस तरीके से होता है। ये 80 लोग वोट करेंगे, जो भी जीतेगा वो बन जाएगा राज्यसभा का मेंबर। ठीक है, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? मैंने आपको क्या कहा था? आपको मैंने अभी अभी कहा था कि 50 और 30, मैंने आपको ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए 50 मेंबर बीजेपी के, 30 मेंबर कांग्रेस के, तो इसके हिसाब से लगभग 2 सीटें और 1 सीटें इस तरीके से जीत कर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो गया कि 2 इनके बन गए और 1 इनका बन गया राज्यसभा के लिए। ये पॉसिबिलिटी कैसे है? ये पॉसिबिलिटी तभी है जब क्रॉस वोटिंग हो। भाई अगर 30 लोग मिलकर 2 लोगों को जिता दे रहे हैं और 50 लोग मिलकर 1 को ही जिता पा रहे, इसका ये मतलब है कि क्रॉस वोटिंग हुई है हाउस के अंदर। क्रॉस वोटिंग में क्या होता है? पार्टी जो है, जो मेंबर होते हैं स्टेट असेंबली के, ये दूसरे पार्टी के मेंबर्स को वोट कर देते हैं। इसको क्रॉस वोटिंग कहते हैं। अगर क्रॉस वोटिंग होगी तो ये चीटिंग है बेसिकली। ठीक है, क्रॉस वोटिंग को रोकने के लिए 2003 में पार्लियामेंट ने क्या करा? ओपन बैलेट सिस्टम की शुरुआत करी। उन्होंने कहा कि भाई क्या हो रहा है कि क्रॉस वोटिंग हो रही है, ठीक है, दूसरे पार्टी के मेंबर्स जो है वो जीत जा रहे हैं। ऐसा आमतौर पे क्या होता है कि जो भी पार्टी पावर में है वो थोड़ा सा पैसे देकर, थोड़ा सा लालच देकर इस तरीके से अपने वोट खींचने की कोशिश करती है, और इस तरीके से क्रॉस वोटिंग में बहुत सारी चीटिंग हो जाती है और हेर फेर हो जाता है वोट्स का बेसिकली। तो 2003 में इस चीज को रोकने के लिए एक सिस्टम बनाया गया, ओपन बैलेट सिस्टम, यानी अब जो वोटिंग होगी वो सामने होगी। ठीक है, अब आप बीजेपी को वोट देंगे तो पता रहेगा आपकी पार्टी को कि भाई इन्होंने बीजेपी को वोट, कांग्रेस को देंगे पता रहेगा। ठीक है, कोई भी मेंबर, अभी मैंने लोकसभा के वीडियो में जिक्र किया था कि बिहार का मैंने वहां जिक्र किया था और वहां मैंने हरियाणा का जिक्र किया था। मैंने कहा था कि यहाँ अभी क्या हुआ है, कहाँ आया था ये जिक्र? ये आया है आपके एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर में। मैंने आपको एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है? एंटी डिफेक्शन लॉ होता है कि जब आप अपनी पार्टी के हटकर चीजें करते हैं या छोड़ते हैं। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत डिटेल में ये रखा है। एंटी डिफेक्शन के लॉ में मैंने कहा था कि बिहार और हरियाणा में क्या हुआ है, क्रॉस वोटिंग हुई। क्रॉस वोटिंग हुई क्या है? ये क्रॉस वोटिंग हुई है राज्यसभा की, जब वहां वो चल रहे थे, वोटिंग चल रही थी राज्यसभा का, जब वोटिंग चल रही थी उस दौरान बिहार और हरियाणा में क्रॉस वोटिंग देखने को मिली है। कैसे पता चला? ये पता चला है इसकी वजह से।
क्योंकि पहले क्या था 2003 तक तो एक ही वोट डाला, काउंटिंग हुई, खत्म। अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा है कि आप जो भी वोट करेंगे ओपन बैलेट सिस्टम होता है, दिखता है सबको, ठीक है। पहला ऐसा मैंने कहा ना बहुत बार हो चुका है कि एमएलए ने जो है वो अपने पार्टी के अलावा किसी दूसरे कैंडिडेट को वोट कर दिया है, इसलिए 2003 में ओपन बैलेट सिस्टम लाया गया, एक अमेंडमेंट लाया गया। अमेंडमेंट क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी चेंजेस आपको करने हैं, इंप्रूवमेंट करना है, कुछ बदलाव करना है, उसको आप अमेंडमेंट कहते हैं, ठीक है। तो एक अमेंडमेंट लाया गया, अमेंडमेंट में ये कहा गया कि भाई अब से जो वोटिंग होगी राज्यसभा की वो कैसे होगी, ओपन बैलेट सिस्टम से होगी, ताकि ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे लाई जा सके, चीटिंग को रोका जा सके, और जो भी मेंबर ऐसा पाया जाता है कि क्रॉस वोटिंग कर रहा है, कई बार क्या होता है मेंबर्स क्रॉस वोटिंग करते हैं लेकिन वोट देने भी नहीं आते। अभी 30 लोग हैं मान लीजिए, इसमें से 10 वोट देने नहीं आएंगे तो वो एक जिताना भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या कहा, प्रेफरेंस के बेसिस पर भी होता है, ठीक है। राज्यसभा की जो वोटिंग होती है उसमें प्रेफरेंस चूज करी जाता है, उसमें ऐसे नहीं वोट होता है कि मेरा वोट इसको, इसमें 1 2 3 ऐसे प्रेफरेंस लिखा जाता है कि भाई मेरा पहला वोट इसको है, दूसरा ऐसे ऐसे करके होता है। तो प्रेफरेंस पे भी जीत सकते हैं कई बार लोग, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम चलता है, अभी भी चलता है। अब बस ये है कि अब पता चल जाता है, पहले ये चलता था, पहले पता नहीं चलता था। नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाते हैं। अब ये है हमारा टर्म ऑफ हाउस, एक हाउस का टर्म। अगेन राज्यसभा का कोई टर्म नहीं होता है, ये मेंबर्स का टर्म है बेसिकली, ठीक है। राज्यसभा जो है एक परमानेंट हाउस है, इसको डिसॉल्व नहीं करा जा सकता है, जिस तरीके से अमेरिका की जो सीनेट है उसको डिसॉल्व नहीं करा जा सकता है, ठीक है। यहाँ क्या होता है, 6 इयर्स का टेन्योर होता है एक मेंबर का, और यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलती है, 1/3 ऑफ मेंबर रिटायर एवरी सेकेंड ईयर, 1/3 मेंबर हर सेकेंड ईयर में, यानी इस तरीके से बनाया गया है कि हर 2 साल में 1/3 मेंबर बाहर और नए मेंबर अंदर। क्योंकि राज्यसभा को बेसिकली 2 हाउस सिस्टम है हमारा, लोकसभा है तो राज्यसभा की जरूरत क्या है। देखो राज्यसभा में फ्रेश लोग आएंगे, फ्रेश बातें आएंगी, थोड़ा सा फ्रेश ओपिनियन आएगा, तो इससे क्या होता है नई चीजें देखने को मिलती है, और नई चीजों से नया डायरेक्शन जरूर मिल सकता है ना पार्लियामेंट को। तो ये सारी चीजें करने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया गया, क्योंकि परमानेंट हाउस है तो भाई चलते भी रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, और वोटिंग होते रहती है बीच बीच में, इलेक्शन होते रहते हैं राज्यसभा, तो कामकाज ठप ना हो इसलिए क्या करा है, 1/3 मेंबर बाहर चले जाएंगे और नए 1/3 आएंगे, बाकी के मेंबर एज इट इज रहेंगे, फिर अगले 2 साल में दोबारा 1/3 जाएंगे, ऐसे करते करते ये एक साइकिल चलता रहता है, और ये साइकिल में कुछ भी काम को डिस्टर्ब किए बिना सारी चीजें चलती रहती है, ठीक है। तो ये है हमारा टर्म जो कि आपको बता दिया 6 साल का है, 1/3 मेंबर हर 2 साल में चेंज होते हैं, ठीक है। अगले उस पे जाते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है किसी भी मीटिंग का हेड। यहाँ पर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा को चलाने वाला वहाँ का हेड। तो राज्यसभा को चलाते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, जिनको आप कहते हैं एक्स ऑफिसियो चेयरमैन। अब एक्स ऑफिसियो क्या होता है, एक्स ऑफिसियो होता है एक ऐसी पोस्ट जो आपको किसी दूसरे पोस्ट की वजह से मिली है, यानी वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिसियो चेयरमैन है राज्यसभा का, बट द वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। राज्यसभा या लोकसभा किसी का भी मेंबर वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता है, लेकिन जो भी इंसान वाइस प्रेसिडेंट बनेगा उसी साथ साथ वो चेयरमैन भी बन जाएगा राज्यसभा का। उसको उसके लिए कोई अलग से वोटिंग की जरूरत नहीं है, कुछ नॉमिनेशन फाइल नहीं करना है, इसको कहा जाता है एक्स ऑफिसियो, ठीक है। यानी राज्यसभा का चेयरमैन बनने के लिए आपको कोई स्पेशल चीज नहीं करनी है, आपने सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट बनना है, जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट बनोगे आप राज्यसभा के चेयरमैन ऑटोमेटिकली बन जाओगे, इसको एक्स ऑफिसियो कहा जाता है। राज्यसभा में वोट करने का राइट नहीं होता है वाइस प्रेसिडेंट को, लेकिन नो राइट टू वोट एक्सेप्ट टू ब्रेक अ टाई। अगर टाई हो जाए, जिस तरीके से लोकसभा के अंदर में टाई ब्रेकर जो वोट होता है वो देता है आपका स्पीकर, उसी तरीके से यहाँ पर जो टाई ब्रेकर वोट देता है वो देता है आपका वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का जॉब पर रहे, यानी अगर कभी ऐसा हो गया कि आपके जो प्रेसिडेंट है ये एक लंबी बीमारी के चलते
या डेथ के चलते या रिजाइन के चलते या कुछ और रीजन के चलते, ठीक है, अगर प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में नहीं है यानी काम नहीं कर रहा है तो उस दौरान आपका जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये बन जाते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। अब जब ये प्रेसिडेंट बनेंगे तो उस दौरान क्या होगा, उस दौरान राज्यसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो होगा राज्यसभा के जो कौन होगा, चेयरमैन, यहाँ पर वाइस चेयरमैन भी होता है। तो जो भी वाइस चेयरमैन होगा उस दौरान वो सारे के सारे फंक्शन जिसको आप कहते हैं डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है, डेप्यूटी, राज्यसभा इलेक्ट्स अ डेप्यूटी चेयरमैन फ्रॉम अमंग इट्स ओन मेंबर, जो मेंबर्स में से एक को डेप्यूटी बनाया जाता है जब वाइस प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं होता है क्योंकि वो प्रेसिडेंट का फंक्शन कर रहा है, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, उस दिन भी जो चेयरमैन है वो उसका काम कौन फुलफिल करेगा, उसका काम फुलफिल करेगा आपका डेप्यूटी चेयरमैन जो होगा, वो उस दिन सारे फंक्शन पूरे करेगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आता है इसमें कोरम। कोरम अगेन कोरम होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू रन अ हाउस, एक हाउस की प्रोसीडिंग्स को चलाने के लिए, उसका कामकाज चलाने के लिए मिनिमम नंबर जो चाहिए हाउस में वो होता है कोरम। तो कोरम क्या है, 1/10, हमने पहले भी इसे पढ़ चुके हैं लोकसभा के अंदर में, 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा constitutes the quorum. If at any time during the meeting there is no quorum, the presiding officer has to adjourn the house or suspend the meeting until there is a quorum. यानी जब तक कोरम नहीं होगा हाउस के अंदर तब तक आप हाउस को चला नहीं सकते, ठीक है। अगेन सैलरी अलाउंसेस एन एमपी ऑफ एन एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। तो जिस तरीके से आपके लोकसभा के मेंबर्स की सैलरी होते हैं, अलाउंसेस होते हैं, उसी तरीके से आपके राज्यसभा के मेंबर्स के, क्योंकि जो वो सैलरी है वो है एमपी की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, तो वो सैलरी जो लोकसभा के अंदर में मिलती है वही सैलरी आपके राज्यसभा के अंदर में भी मिलती है। द सैलरी, द डेली अलाउंस, द कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड ऑफिस अलाउंस ऑफ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा आर एग्जैक्टली एज द सेम एज दोज ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। जो सैलरी उनको मिलती है 1.25 लाख के आसपास की सैलरी है, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी जिस स्टेट से वो आते हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी, ऑफिस अलाउंस, ठीक है, डेली अलाउंस, क्योंकि जब हाउस चलता है उस दौरान उनको डेली अलाउंस मिलता है, तो ये सिमिलर है लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स का सैलरी एंड अलाउंसेस एक जैसे हैं, इनमें कोई फर्क एज सच आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये था हमारा राज्यसभा का टॉपिक, ठीक है। इसमें आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको क्लेरिफाई कर देंगे, ठीक है। इसको एक बार हम एक क्विकली देखेंगे शुरुआत से, जरा 2 मिनट के अंदर में आपको राज्यसभा को मैं बहुत सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बताएंगे, ठीक, बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे। राज्यसभा आपका सेकेंड चैम्बर है, ठीक है, परमानेंट बॉडी है यानी इसको डिसॉल्व नहीं करा जा सकता है। कंपोजिशन राज्यसभा का 250 मेंबर्स है, प्रेजेंट मेंबरशिप 245 है, ये प्रेजेंट मेंबर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ इन 250 में 12 मेंबर्स नॉमिनेट होकर आते हैं, इन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है और डिफरेंट फील्ड से करता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, ये है आपका सीट्स का एलोकेशन। ये जो सीट्स का एलोकेशन होता है राज्यसभा के अंदर एज लाइक इन लोकसभा, ये भी होता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, एंड अगेन यहाँ पे उत्तर प्रदेश इज द विनर। नेक्स्ट स्लाइड, ये था आपका क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में आपको बताया गया कि क्या होना चाहिए, एक सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। एज यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, लोकसभा में आपका 25 है, यहाँ पे 30 ईयर्स होता है। इसके अलावा थर्ड जो क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, अगर कुछ पार्लियामेंट लॉ बना दे, कोई नया लॉ आ जाए, उसके अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी वो भी फुलफिल करनी होती है, ठीक है। राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो एक स्टेट का होता है बेसिकली, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन के वही ग्राउंड्स है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्डर ना करते हो, ठीक है, अनसाउंड माइंड
ना प्रूव हो जाए, इंसॉल्वेंट ना प्रूव हो जाए, एलियन इस किसी फॉरेन कंट्री, और डिसक्वालीफाई ना हो जाए किसी भी पार्लियामेंट्री लॉ के अंडर में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। यह है आपका इलेक्शन। इलेक्शन किस तरीके से होता है? तो इलेक्शन होता है आपका ओपन बैलेट सिस्टम से। ओपन बैलेट सिस्टम यानी आपके जो हाउस में, स्टेट के हाउस में, स्टेट के अंदर जो हाउस होता है, स्टेट असेंबली, वहाँ इनकी वोटिंग होती है, यानी एमएलए चूज करते हैं। लोग डायरेक्टली चूज नहीं करते हैं मेंबर ऑफ राज्यसभा को। ये जो वोटिंग होती है ये ओपन बैलेट सिस्टम में होती है, यानी ट्रांसपेरेंसी के साथ होती है। ठीक है, ये कब लाया गया? ये 2003 में लाया गया, उससे पहले आपका नहीं था। ये टर्म कितने साल के लिए एक मेंबर जो है वो बनता है? तो 6 साल के लिए बनता है, 6 ईयर का टर्म होता है। इसके साथ साथ परमानेंट बॉडी है। ठीक है, 1/3 मेंबर जो है वो हर 2 साल में रिटायर होते हैं, यानी हर 2 साल में 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर हो जाएंगे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कौन उसको चेयर करेगा? तो भाई वाइस प्रेसिडेंट आपके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं इसके, और इनके अलावा यहाँ पर एक डेप्यूटी चेयरमैन भी होता है जो वाइस प्रेसिडेंट के एब्सेंस में वहाँ हाउस को चलाने का काम करता है। कोरम है अगला, 1/10 जो मेंबर्स है उसको कोरम कहते हैं। ये मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होता है जो आपको चाहिए होता है हाउस को रन करने के लिए, जो कि आपका निकल के आता है 25, यानी 25 से कम मेंबर्स के अंदर आप हाउस को रन नहीं कर सकते, हाउस को एडजर्न करना होता है। लास्ट इसमें है सैलरी अलाउंसेस। तो सैलरी अलाउंसेस आपके राज्यसभा में और लोकसभा में सिमिलर है। सैलरी एंड अलाउंसेस के लिए आपको लोकसभा का वीडियो डिटेल में देखना होगा, वहाँ मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन सैलरी का डाला है। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स एंड उसके जो टर्म हैं, जो पावर्स हैं यूनियन पार्लियामेंट की ओवर स्टेट असेंबली के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।